नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार पुनः सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम कर रहे थे एलपीएम का पेपर सोल्व। तो कल दो पेपर हमने सोल्व किए थे। आज 2022 और 23 और 2023-24 ये दो पेपर हमारे बच रहे थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिछावन की, कि बिछावन क्या है। बिछावन के बारे में देखते हैं बिछावन क्या है। बिछावन ये लीटर मुर्गी में सॉरी मुर्गी घर में काम आने वाले या काम आने वाले बिछावन को क्या बोलते हैं। बिछावन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं या बिछावन को बोलते हैं। जो मुर्गे होते हैं या जो मुर्गियों का घर होता है उसके अंदर जो लेयर बिछाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बिछावन बोलते हैं। एक आते हैं मुक्त आवास पद्धति, लूज होजिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसमें 1/3 भाग, या मैं बात करूं कि 33% हिस्सा छायादार होता है और 2/3 भाग अर्थात बात करूं 66% हिस्सा ये कहता रहता है, आपका खुला रहता है। उसे हम लूज होजिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला आता है आपका बैलेंस रेशियो। संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार वैसे ही क्वेश्चन रिपीट है, कल हमने देखा था इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा ध्यान रखना कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा सही अनुपात में उपलब्ध हो संतुलित आहार कहलाता है। लेयर क्या होता है, लेयर्स के बारे में देखते हैं कि अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाले जो मुर्गे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। इसके अलावा अगला था आपका विमुख प्रणाली से बछड़ा पालना। इस विमुख को इंग्लिश में आप यदि देखोगे तो इसको बोलते क्या कि विनिंग सिस्टम ऑफ कॉल्फ रेयरिंग, है ना। अर्थात जो विनिंग बछड़ा पालने जो क्रिया है उसको विनिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताना। तो ये प्रणाली होती है जिसमें बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ से दूर अर्थात थनों द्वारा दूध नहीं पिला कर क्या किया जाता, इसका पालन पोषण किया जाता है। तो ध्यान रखना विनिंग क्या होती है, विनिंग के बारे में पूछ रखे हैं। अगला बात करते हैं अंतर वाला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक ब्रूडिंग और कृत्रिम ब्रूडिंग, उसके बारे में देखे थे कल। वैसे जो बड़े वाले क्वेश्चन तो सही 5वें के अंदर हमने इस क्वेश्चन को देखा था वहां पर। ये नवजात चूजों का पालन मुर्गियों द्वारा किया जाता है। जो नवजात चूजे होते हैं उनका जो पालन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मुर्गियों द्वारा किया जाता है। जबकि इसमें जो नवजात होते हैं उसमें वैज्ञानिक पालन या जो वैज्ञानिक विधि उसके द्वारा पालन किया जाता है। इसमें एक समय में केवल 10 से 15 चूजों को ये जो आप पालन पोष सकते हो या बड़ा कर सकते हो। इसमें एक साथ अनेक चूजे को एक आप कर सकते हो पालन पोषण कर सकते हो। या मैं बात करूँ कि इसके अंदर 5x5 मीटर का जो एक शेड होता है उसके अंदर लगभग आप 500 चूजे को, कितनों को, 500 चूजों को एक साथ क्या कर सकते हो, पाल सकते हो। तो जो जो चूजे होते हैं वो दड़बों में रखे जाते हैं और इसमें जो चूजे होते हैं वो गट यंत्रों में रखे जाते हैं। कुछ यंत्र होते हैं उसके अंदर इन चूजों को रखे जाता है और इसमें जो दड़बे जो घर बने होते हैं उसके अंदर इन चूजों को रखा जाता है। तो ये हमारा अंतर हो गया। अगला आता है आपका चारा और दाना या बांटता में अंतर। वापिस ये क्वेश्चन रिपीट है, कल के क्लास के अंदर इस क्वेश्चन के बारे में मैं विस्तार से देखा था। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, चारा और दाना बांटा में कल अंतर देखा था तो रिपीट है इसमें, है ना। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। ये पेपर हमारा उसके अंदर प्राकृतिक ब्रीडिंग और कृत्रिम दाना और चारा बांटा वाले क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट है। इसके अलावा लेयर की देखभाल एवं प्रबंधन, ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन जो हमने 19-20 वाला पेपर जो कल की क्लास के अंदर किया था वहां से ये क्वेश्चन वापस आप उसको देख सकते तो सेम वही से रिपीट हुआ है। इसके अलावा गाभिन गाय की देखभाल एवं प्रबंधन, जो गाभिन या जो ब्याने वाले जो गाय होते हैं उसकी किस प्रकार देखभाल करते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखते हैं उसके बारे में। सॉरी, हाँ तो गाभिन गाय के बारे में हम देख रहे थे।
गाय का जो मध चक्र बंद हो जाना, सॉरी, गाभिन गाय की देखभाल एवं प्रबंधन। पहला आता है कि गाय का मध चक्र बंद हो जाना, पेट का आकार बढ़ना, शरीर का भार बढ़ना, अयन का आकार बढ़ना, शरीर में शीतलता आना और थनों का फूलना एवं दूध उत्पादन घटना या बंद होना, ये सब हमें बताता है कि जो गाय है वो किसकी ओर है, प्रेगनेंसी की ओर है। इसके अलावा जब पशुपालक को ये पता चले कि गाय कैसी हो, गर्भवती हो अर्थात गाभिन हो या ब्याने वाली हो, तो उस समय गाय की देखभाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वहां पर पहली बात है कि गाय के ब्याने के 7 से 9 सप्ताह पूर्व दूध निकालना क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आता है कि जो गर्भवती गाय है जो उदारता का व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ में ये जो उसको मारने पीटना नहीं चाहिए, उसके साथ में जो उदारता से क्या करना चाहिए, पेश आना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो गर्भकाल, तो गर्भकाल के अंतिम 3 माह में लगभग 1 केजी अतिरिक्त क्या देना चाहिए, उसको दाना देना चाहिए। इसके अलावा गाय को भगाना नहीं चाहिए, खनिज लवण उचित मात्रा में इसको क्या देना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भित गाय को है जो अन्य पशुओं से अलग क्या करना रखना चाहिए। इसके पशु के क्या क्या लक्षण होते हैं, जो यहाँ गर्भित गाय होती है उसके पशु के क्या लक्षण है, तो उनके बारे में देखते हैं। गाय बार बार बैठती और उठती है। इसके अलावा गाय के थन एवं जो अयन होते हैं वो कैसे होते हैं, फूल जाते हैं और उनमें क्या पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना कि जो गाय है वो कब प्रसव क्रिया, उसकी प्रसव क्रिया के बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा गाय बार बार मूत्र त्याग और गोबर पतली अवस्था में क्या करती रहेगी, तो समझ लेना कि हमारी जो गाय है वो क्या प्रसव के लक्षण प्रकट करती है। इसके अलावा चारा दाना बंद कर देना चाहिए। पशु के मैं बात करूँ जो पुट्टे होते हैं पीछे वो क्या हो जाते हैं, एकदम ढीले हो जाते हैं। पशुओं के समय देखभाल करनी चाहिए, पशुओं के समय सफाई पर विशेष क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा गाय के नीचे जो पुआल अर्थात ये जो मैं बात करूँ जो बलुई मिट्टी होते हैं उसको क्या कर देना चाहिए, बिछा देना चाहिए लिटर के रूप में, जिससे उससे बैठने के अंदर क्या रहनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें जो हमें जो ले यहाँ पर लिखी होती है या आपको ध्यान रखना चाहिए पशुओं के दौरान उसको क्या क्या सावधानी होती है, तो उनके बारे में देखा था हमने। अगला आता है मुर्गी ग्रह के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक। और अगला क्वेश्चन है वह पूर्ण से पूर्ण आवास विधि के बारे में बताना और बाह्य प्रजनन अर्थात बाह्य प्रजनन पद्धति के जो मैं बात करूँ आउट ब्रीडिंग सिस्टम है उसके बारे में इसमें बताना है। तो सबसे पहले देखते पूर्ण से पूर्ण विधि क्या है, टेल टू टेल मेथड इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है इस बार वापस रिपीट हो जाए। तो टेल टू टेल मेथड ये पशुशाला में अपनाए जाने वाला सिस्टम है। मेथड में क्या होता है, पशु की जो बीमारी का बे नहीं रहता, इसके अंदर जो पशु होता है उसके अंदर क्या रहता है, बीमारी का बे नहीं रहता। पशु हमेशा स्वच्छ वायु मिलती है एवं सूर्य की रोशनी से क्या मिलती है, उनकी उपलब्धता मिलती है। पशुशाला में सफाई करने में कम समय क्या लगता है, समय कम लगता है। इसके अलावा पशु में सदैव सूर्य प्रकाश एवं स्वच्छ वायु मिलते रहते हैं जिससे उसका स्वास्थ्य भी कैसे रहता, प्राय ठीक रहता है। तो ये कुछ लक्षण है टेल और टेल बातें टेल मेथड के। आगे देखते हैं। इसमें कम मजदूरों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूध निकालने तथा गोबर उठाने में क्या रहती है, सुविधा रहती है। इसके डिमेरिट कौन कौन से, इसके हानियां कौन कौन सी है, तो इससे पशु और दाना चारा डालने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है, ये इसका डिमेरिट्स है। इसके अलावा इसमें चौड़े अधिक होने से अधिक स्थान की क्या होती है, आवश्यकता होते हैं, इसका डिमेरिट स्थान ज्यादा लगता है। इसके अंदर समय और श्रम दोनों के भी क्या लगते हैं, अधिक पैसे लगते हैं, तो ये भी थोड़े है। इसके अंदर पशु में दूध निकालते समय रोशनी की क्या होती है, कमी आती है। तो ये थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखना। इसके कुछ 3-4 डिमेरिट्स वाले पॉइंट्स है तो उनको भी देख लेना। इसका जो आप चित्र जरूर बना के आना एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आए। तो इसका क्वेश्चन है वो जो बात करूँ जो चित्र है वो कुछ ठीक इस प्रकार रहने वाला है, जहाँ के अंदर हमें यहाँ से चारे का स्थान देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो चारे की नांद बनी हुई होती है। इसके अलावा चारों गायों के खड़े होने का स्थान होता है। दूध दुहाने का रास्ता होता है 4 फुट। गायों के खड़े होने का स्थान होता है, गाय यहाँ पर ये वापस नांद हो गई और ये चारा डालने का रास्ता। तो ये कुछ जो चित्र है उसको आप ध्यान से देख लेना। और ये चित्र यदि क्वेश्चन आता है जैसा भी बने आपसे, लेकिन चित्र जरूर बनाएगा ना, तभी आपको जो नंबर दिए जाएंगे। चलते आएंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारे आउट ब्रीडिंग वाला था, भाई प्रजनन क्या है या प्रजनन आपके पद्धति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
तो ये तो हो गया हमारा, इसके बारे में देख रहे हैं ना। प्रजनन, पहला आता अंत्य प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अंत्य प्रजनन और बाह्य प्रजनन क्या होता है? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले पराग प्रजनन, उसके बाद में निगेष्ट प्रजनन और रेखीय प्रजनन। बाह्य प्रजनन होता है, ये 5 प्रकार होता है। शुद्ध प्रजनन, प्योर ब्रीडिंग, लाइनर ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। तो इनके बारे में आप ये डायग्राम आप जरूर देख लेना। अगला तक बात करते हैं बाह्य प्रजनन, आउट ब्रीडिंग क्या होती है। ये अंत्य प्रजनन के विपरीत उल्टी प्रक्रिया है। अंत्य प्रजनन अर्थात इसमें ऐसे मैं बात करूं कि पशुओं के बीच में संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, जो अनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, तो उनके बीच में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, आपस में संबंध नहीं रखते। इसके अलावा मैं बात करूं, इसमें 6 प्रमुख क्या होते हैं, तरीके होते हैं। कौन कौन से होता है? तो सबसे पहला आता है प्योर ब्रीडिंग, शुद्ध प्रजनन। शुद्ध प्रजनन क्या होता है? तो इसके अंतर्गत एक ही नस्ल के नर और मादा पशुओं क्या किया जाता है, संकरण करवाया जाता है। अर्थात नस्ल एक ही रहेगी, उनके पशुओं के बीच में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। प्रजनन गायों के लिए काम में लिए जाने वाले नर पशु अर्थात जो सांड होता है, सांड की उत्पत्ति इस विधि का महत्वपूर्ण क्या करते हैं, योगदान। उसमें उदाहरण बात करें तो होलिस्टीन फ्रीजियन का सांड, उसका हम क्रॉस करवाते हैं किसमें, होलिस्टीन फ्रीजियन की गाय से। या गिर का जो सांड है उसका किसके, गिर गाय के साथ में। मुर्रा भैंस उसका किसका, मुर्रा। अर्थात ऐसे पशु जिनका एक ही नस्ल के नर और मादा के बीच में यदि क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्योर ब्रीडिंग बोलते हैं, शुद्ध प्रजनन बोलते हैं। रेखीय प्रजनन बोलते हैं, अर्थात लाइनर प्रजनन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। कि इस प्रकार के संकरण के लिए संगन अंत्य प्रजनन अर्थात क्लोज इन ब्रीडिंग द्वारा दो विभिन्न नस्लों की पीढ़ियां, इन ब्रीडर लाइन्स तैयार की जाती है, जिन्हें इन ब्रीडर लाइन्स कहते हैं। इनमें कम से कम 5 पीढ़ियों तक अंत्य प्रजनन करवाया जाता है। इन दोनों नस्लों में एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित। ये जो नस्ल होती है वो एक दूसरे से क्या नहीं होती, संबंधित नहीं होती है। अगली बात करते हैं इन ब्रीडिंग में, एक में से इन ब्रीडिंग के नर व दूसरी इन ब्रीडिंग लाइन की मादा का आपस में संकरण करवाया जाता है, जिससे उत्पन्न संतति हाइब्रिड होती है और संकरोज प्रदर्शित करते हैं। संकरोज में संतति पशु उत्पन्न प्रजनन को उससे बेहतर गुण वाले प्रदर्शित करती है। तो ये आपकी होगी। अगला आता है आपका बाह्य संकर के अंदर आता है आपका आउट क्रॉसिंग। इस संकरण में जो आउट क्रॉसिंग होता है ये क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आउट क्रॉसिंग के बारे में, इस संकरण में एक ही नस्ल के गैर संबंधित और असंबंधित शुद्ध नस्लीय पशुओं का आपस में संकरण करवाया जाता है। इन पशुओं का पिछली लगभग 4-6 पीढ़ियों तक क्या नहीं, आपस में कोई भी संबंध नहीं होता, पूर्वजों का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और इस संकरण से प्राप्त संतति आउट क्रॉस कहते हैं। यह भी शुद्ध प्रजनन अर्थात प्योर ब्रीडिंग का ही एक प्रकार है। अर्थात अगर इनके साथ चयन की विधि काम में ली जाए तो इसमें पशुओं में अच्छा जीनी विकास है जो इम्प्रूव हो सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ना। अगला आता है आपका संकर प्रजनन। संकर, ये सारे जो आउट ब्रीडिंग के आपके एग्जाम्पल है, उसी के प्रकार है। हमने पढ़ा था ना आउट ब्रीडिंग 6 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से ये है ना। प्रजनन की इस विधि के अंतर्गत विभिन्न नस्ल के पशुओं का आपस में संकरण करवाया जाता है। यह सबसे प्रचलित विधि है। क्या आपकी सबसे प्रचलित विधि है? इसका उपयोग दूध उत्पादन, मांस उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छे किया जाता है। हमारे देश में गाय भैंसों की देशी नस्लों नस्ल सुधार हेतु इनका उपयोग किया जाता है। गोवंश के देशी एवं गर्भणित जो गाय होते हैं गर्भित, उनके लिए, गोवंश की विदेशी नस्लों के लिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रहे हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड डेन आदि के साथ संकरण करवाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें भैंसों में विभिन्न नस्लों का मुर्रा नस्ल के साथ संकरण करवाया जाता है। तो ये हमारी हुई क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर।
इसके अलावा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, ये क्वेश्चन वापिस हमने रिपीट हुआ ही है। अभी जस्ट हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर देखा था कि जो पशुधन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका किस प्रकार योगदान है, तो ये क्वेश्चन हमारे रिपीट है। इसके अलावा मुर्गी आवास में सघन पद्धति का क्या करना चाहिए, विस्तार से वर्णन करते हुए लाभ और हानियां भी इसके लिखे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो 7वां के अंदर वही वापस किस्मों वाला क्वेश्चन आ गया, नस्लों वाला। जिसके अंदर इस बार इन्होंने 4 नस्लें दी, उसके बारे में आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है नस्लों के बारे में वो यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे साहिवाल, उसने पिछली बार गिर दी थी, इस बार इन्होंने साहिवाल दे दी है ना। इस बार शिरोई, जो कि वापस रिपीट हुई है। शिरोई के बारे में हमने पहले देख लिया ना, रामसर अजमेर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र था। इसके अलावा चोकला वापस रिपीट हुई है। इसके अलावा मुरा के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके थे। तीनों तो वापस क्या हो गई, रिपीट हो गई। और यहाँ पर एक नई आ गई, गिर की जगह यहाँ पर कौन सी आ गई, साहिवाल आ गई। इस साहिवाल के बारे में हमें, वैसे तो हमने साहिवाल के बारे में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ी बात और हम इसको एक बार वापस थोड़ा देख लेंगे। तो देखते हैं। ये वो सघन प्रणाली थे उसके बारे में बता रखा है। तो ये प्रणाली होती है मुर्गियों के आवास से संबंधित प्रणाली है। 4 प्रकार के होते हैं। इसको गहरी बिछावन प्रणाली है, पिंजरक्रम प्रणाली इसके अंदर मुख्यतः अपनाई जाती है। गहरी बिछावन प्रणाली, बिछावन आधा प्रणाली अर्थात ताज फर्श प्रणाली और पिंजरक्रम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी गहरी बिछाली प्रणाली। हो सके इस बार इसका है जो अलग से क्वेश्चन पूछ ले 5वें के अंदर या 6वें क्वेश्चन के अंदर गहरी बिछाली प्रणाली के इसका विस्तार से वर्णन करूँ, जैसा कि क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर है कि गहरी बिछाली प्रणाली डीप वाटर सिस्टम, अर्थात जो सघन प्रणाली है वो यहाँ पे कितने वापस प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की हो गई। उसके अंदर पहले कौन सी हमारी गहरी बिछाली, इसमें आवास की बाहरी दीवारों पर 4 फुट क्या रहता है दीवार है। इसकी जो मोटाई होती है वो 6 इंच होती है। कितनी होती है और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 12 इंच। कितनी हो सकती है, 12 इंच हो सकती है। पिंजराक्रम प्रणाली, इस प्रणाली में पक्षियों को पालने के लिए जालीदार पिंजरे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जालीदार पिंजरे का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 अथवा 3 से 5 पक्षियों को एक साथ रखा जाता है। 3 या 5 पक्षियों को क्या रहता है, एक साथ रखा जाता है। एक पक्षी के लिए पिंजरे का जो आकार होता है वो 25 × 45 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 35 × 45 सेंटीमीटर का होता है। बिछावन प्रणाली, पोल्ट्री प्रेस, जो पोल्ट्री घेरा प्रणाली है, गहरी बिछाली प्रणाली के मेल से विकसित की गई होती है। तार फर्श प्रणाली, यह है जो बेहतरीन प्रणाली है, गहरी बिछाली प्रणाली के मेल से विकसित की हुई है। तो ये हमारी सघन आवास प्रणाली थी, इसके बारे में आप लोग देख लेना। अगर 7वां क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर ये हमारी साहिवाल अलग गई थी, बाकी वाली हमारी सारी वापस रिपीट थी। तो रिपीट क्वेश्चन के बारे में हम नहीं देखेंगे, उसमें होना बिना मतलब क्यों हम टाइम वेस्ट खराब करें। तो साहिवाल के बारे में तो इस नस्ल इसको लोला के नाम से भी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिर तो ये है। दूसरा इसका ओरिजिन के बारे में बता देना कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी कहाँ पर है, आपका पाकिस्तान के अंदर है। इसका वितरण क्षेत्र आप बता सकते हो यहाँ पर। इसका जो रंग है वो लाल भूरा है। इसमें अन्य विकसित जो रंग है उनका भी क्या आपका समावेश होता है। डिफरेंट शेड्स इसके अंदर रंग पाए जाते हैं। इसके अलावा इस नस्ल का शरीर बाहरी व सममित होता है। कैसा होता है, शरीर भारी होता है। कैसा होता है, सममित होता है। जिसमें ढीली ढाली त्वचा, चौड़ा ललाट तथा बड़ा व लटका हुआ आपके डिलेप होता है। सींग छोटे व पास से निकलते हैं। शरीर लंबा व पैर छोटे होते हैं। नर पशुओं में हम पशु विकसित होता है। और इसकी पूंछ होती है वो कैसे होती है, चाबुक नुमा व लंबी इसकी पूंछ होती है। तो ये हमारी साहिवाल हो गई, या आप इसकी इमेज देख सकते हो साहिवाल की। इसका अयन की बात करें तो इसका जो अयन होता है वो सुविकसित अच्छी क्षमता वाला होता है। टेस्ट अच्छे से समान लंबाई के होता है। औसत दूध उत्पादन इसका है वो 2000 से 2500 लीटर। लोकेशन पीरियड अर्थात जो दूध काल होता है प्रति दिनांक होता है ना। ये हमारा पूंछ विधि बारे में देख लिया, आउट ब्रीडिंग के बारे में देख लिया। ये वाला जो क्वेश्चन था हमारे ये वापस रिपीट हो ही रखा था। 2020-21 वाला पेपर देख लेना, वापस उसमें मिल जाएगा। मुर्गी आवास प्रणाली के बारे में देख लिया और इन चारों के बारे में देख लिया। इसके अंदर शिरोई, चोगला और मुरा तो तीनों रिपीट थी और साहिवाल के बारे में जस्ट देखा है। तो ये हमारा 2022-23 का पेपर हुआ कंप्लीट। अगला जो पेपर है वो हमारे जो लास्ट ईयर हुआ था 2023-24 का। जो 2023-24 का जो पेपर हुआ था वो है
आप देखिए 1 मिनट तब तक। हेलो, और देवान भेजते, और देवान रूम पर भेजते क्लास लेने में। अरे देवान रूम पर भेजते क्लास लेने में। भेजे? हाँ, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला आता है कि प्रतिकर्षक मांसपेशियां। पहला क्वेश्चन आया कि प्रतिकर्षक मांसपेशियां क्या होती है। तो यहाँ पर साइड में इसकी परिभाषा लिख रखी है कि वे मांसपेशियां जो शरीर के किसी हिस्से को पीछे की ओर खींचती है। वे मांसपेशियां जो शरीर के किसी हिस्से को किसकी ओर खींचती है, पीछे की ओर खींचती है, रिट्रैक्टर करती है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रतिकर्षक मांसपेशियों के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा, पेक्टेन मैक्सिमस नाम से एक पेशी होती है, वो होती है। इसके अलावा हेमस्टर नाम से एक पेशी होती है, मांसपेशी होती है, वो भी जो ये काम करती है। इसके अलावा आता है स्टीविंग अप। स्टीविंग अप क्या होता है, तो सब जानते हैं कि जो पशु होता है उसको ब्याने से पहले, या जो उसकी जो निर्धारित डेट होती है ब्याने से उसको 6 सप्ताह पहले जो भी खिलाया या पिलाया जाता है उसको किसके नाम से क्या जानते हैं, उसको स्टीविंग बोलते हैं। अर्थात पशु के ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व उसको जो भी खिलाया या पिलाया जाता है उसको स्टीविंग अप बोलते हैं। इसके अलावा अंगोरा के बारे में पूछा है। अब सबको पता है अंगोरा क्या, तो अंगोरा दो चीज है। यहाँ पर स्पेशल कुछ ही नहीं दे रहा कि इसने ऐसे देता है भाई अंगोरा नस्ल क्या है, इसने केवल अंगोरा दिया। तो हमें इन दोनों के बारे में देखना पड़ेगा कि अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त की जाती है, जबकि जो अंगोरा नस्ल है वो किसी हमारी बकरी की है। तो यह वाला भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला आता आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके रिस्क कंस्ट्रक्ट फीडिंग क्या है। रिस्क कंस्ट्रक्ट फीडिंग क्या है, तो पोल्ट्री में प्रतिबंधित आहार एक प्रबंधन तकनीक है। ये पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म होता है वहां पर ये एक पद्धति काम में ली जाती है, इसमें आहार एवं प्रबंधन तकनीक है। जो पशुओं का जो मुर्गियों का आहार होता है उसके अंदर इस मैनेजमेंट को काम में लिया जाता है। पक्षियों में दिए जाने वाले चारे की मादा और अवधि समय सीमित करने के लिए, जो आपने एक मुर्गी फार्म वगैरह देखे होंगे तो वहां पर एक ऐसा गोल टाइप से कुछ यंत्र बना होता है, और वहां पर इसमें मैं बात करूं तो छेद होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके चारों ओर जो मुर्गी होती है वो यहाँ से दाना जो उठा के खाती रहती है। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, फीडिंग यंत्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आते हैं पपीले। क्या होते हैं पपीले, या पपीलों को बोलते हैं फपोले। क्या बोलते हैं, फपोले। तो अक्सर मुर्गियों के अंदर ये होते हैं। तो कोई भी रोग होता है तो मुर्गियों के अंदर शरीर पर जो फपोले हो जाते हैं उसको हम किसके नाम से जानते हैं, पपीले बोलते हैं। जैसे चेचक के अंदर चेचक रोग होता है मुर्गी के अंदर, अब्डोमिनल पीड़ा, 3 प्रकार के फपोले होते हैं। इसके अलावा एपिडेमिक खुरपा मुंह का रोग है, फाउंड एट माउथ डिजीज, उसके अंदर होता है। इसके अलावा पशु प्लेग के अंदर भी क्या होता है, फपोले होते हैं। निम्न से अंतर बताना आपको, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के बीच में अंतर बताना, और एंटीऑक्सीडेंट और मैं बात करूँ रोगाणुरोधी, इन दोनों के बीच में भी क्या बताना आपको, अंतर बताना। तो अंतर प्रजनन और क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में देखते हैं। 5 पीढ़ी के नर व मादा के बीच में संकरण करवाया जाता है, और इसमें अलग अलग नस्ल के मादा और मादा के बीच में क्या संकरण कराया जाता है। समान गुण वाले या अगले पीढ़ी में इसके अंदर क्या होता है, गुण स्थानांतरित होते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ होता है, जो कुछ लक्षण होता है मेल के आते हैं, कुछ क्या आता है फीमेल के आते हैं, और जबकि इसमें जो समान गुण होता है वो क्या होता है अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। ये 2 प्रकार से होते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्राउन स्विस कोई गाय की नस्ल है, उसका क्रॉस साहिवाल से कराते हैं, एक नई हमने वेराइटी नस्ल प्राप्त की, उसका नाम है करन स्विस, और ये कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार होता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था।
अगला क्वेश्चन है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के और जैव रोधी उनके बीच में अंतर बताना। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है इनके बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि सेल्स को मुक्त कणों या जो समान उपापचय क्रिया के दौरान ऑक्सीकरण को प्रक्रिया द्वारा बनाए गए अस्थिर अणु के कारण होने वाली क्षति से क्या बचाता है, अर्थात जो उपापचय क्रिया होते हैं उसके अंदर जो हानि होते हैं उन अणुओं की, तो उनको क्या बचाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पॉलीफेनॉल या कैरोटीनॉइड याद रख सकते हो। इसके अलावा एक पदार्थ जो बैक्टीरियम या फफूंदी जाने जैसे सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, मारता है या उन्हें बढ़ने और बीमारी पैदा करने से रोकता है। जैसे एग्जाम्पल हो गए एल्कोहल और वेनकोमाइसिन। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला वो है कि दुधारू गायों की देखभाल एवं प्रबंधन के बारे में बताना, और अगला है कि ब्रॉयलर की देखभाल एवं प्रबंधन के बारे में बताना। ये ब्रॉयलर वाला जो क्वेश्चन है वापस हमारा रिपीट हो चुका है, काल की क्लास के अंदर हमने देखा था इसको। इसके अलावा दुधारू गाय है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। दुधारू गाय और भैंसों को उसके क्या प्रबंधन करना चाहिए, क्या उनको खिलाया या पिलाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में देखते हैं। तो दुधारू पशुओं को खरीदते समय यह जानना जरूरी है कि उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाने का टीका लगाए या नहीं लगाए। यदि आप कोई नई गाय या भैंस खरीदते हो तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि उनके जो रोग है उनके टीका, बीमारियों के जो टीके होते हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा यदि नहीं लगे हुए तो उनके बचाव का टीका आपको क्या कर लेना, जरूर लगा लेना। दुधारू पशु के रहने का जो बाड़ा है वो क्या रहना चाहिए, आपका साफ और सुथरा रहना चाहिए, हवादार होना चाहिए, गर्मी सर्दी से बचाव वाला होना चाहिए। यदि सर्दी हो तो वहाँ पर कुछ गर्मी वाली व्यवस्था होनी चाहिए, यदि गर्मी हो तो वहाँ पर कुछ पंखे वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए। और दूध निकालने से पहले पशुओं की सफाई कर लेनी चाहिए। इसके अलावा पशु में भूख अच्छी लगती है तथा दूध का उत्पादन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। भैंसों को खासकर गर्मी के मौसम में दोपहर तथा दूध निकालने से पहले सुबह या शाम नहलाया जाना जरूरी है। इसके अलावा इसका गर्मी में आने के लक्षण भी आसानी से पहचान जा सकते हैं। दूध निकालने से पहले नहलाना स्वच्छ दूध उत्पादन में भी क्या होता है, लाभकारी होता है। आगे चर्चा करते हैं कि प्रतिदिन दूध निकालने का समय एक ही क्या होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए दूध निकालने का। इसके अलावा दुधारू पशुओं की उनकी जरूरत के अनुसार क्या देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, न ज्यादा देना चाहिए न कम देना चाहिए। इसके अलावा जो सस्ते दूध उत्पादन के लिए इन पशुओं को अपने फार्म पर उगाए गए हरे चारे की मात्रा अधिक उपलब्ध करवानी चाहिए। तो पशु होते हैं, यदि आप उनको मैं बात करूँ तो अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जिसके अंदर उसके हरे चारे क्या रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, और कम से कम दिन में 1 या 2 बार उनको हरा चारा क्या देना चाहिए। इसके अलावा इसके हरे चारे के अलावा उनको सूखा चारा और दाना भी क्या देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, दुधारू गायों की देखभाल और प्रबंधन। इसके अलावा ब्रॉयलर वाला क्वेश्चन हमारा जो वापस रिपीट हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। उनके क्या खिलाए और पिलाए का क्या प्रबंधन है। तो जो दुधारू पशु होते हैं उनके आहार का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता का पूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें संतुष्ट पोषक आहार उचित मात्रा में क्या करना चाहिए, दिया जाना चाहिए। भैंसों का जो औसत मैं बात करूँ भार, उनके लगभग 500 kg क्या होता है, अधिक दाना देना चाहिए। या मैं बात करूँ 300 से 450 kg पर क्या देना चाहिए, 500 ग्राम दाना देना चाहिए। और गाय के दूध की बात करूँ तो उनके यदि भैंस से 6 से 10% स्वर, यदि उसके 3.75 से या 5% वसा, और भैंस में कितनी होती है, 6 से 7% की होती है वसा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। अगला आता है बकरियों की देखभाल एवं प्रबंधन का आपको क्या करना, वर्णन करना। छठे के अंदर बकरियों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी हमारे आ चुका है। तो बकरी के अंदर आपको मैं कुछ हेडिंग्स वगैरह बताऊं जिनके बारे में आपको जो लिखना है उनके बारे में। जैसे यहाँ पर यदि क्वेश्चन वापस रिपीट होता है तो सबसे पहले आपको किस प्रकार इस क्वेश्चन करना, तो उसके अंदर आपके बकरी के बारे में जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं तो सबसे पहले वो लिखना है। जैसे इसका जैसे कुल होता है बोविड, इसका जो बात करूँ
नाम होता है, जो वैज्ञानिक नाम वो कापरेरकस होता है, इसके अंदर गुणसूत्र इतना होता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है। इसके अलावा इसका बकरी का अच्छा मैनेजमेंट कैसे करें, सबसे पहले उसके आहार के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? आहार के बारे में लिखना है। आहार के बारे में लिखेंगे हम। जो बकरी होते हैं उसको लोम लोम या जिसको हम बोलते हैं पाला, जो जड़बेरी की सूखी पत्तियां होती है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। तो उसको हरा चारा तो देना चाहिए, लेकिन जो बकरी होती है उसके लिए सूखा चारा क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसके लिए आप खेजड़ी की और जो हमारा जड़बेरी होता है उसकी क्या दे सकते हो आप, पत्तियों को सूखा कर इसके सूखे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इम्पोर्ट आहार के रूप में लिखना। इसके अलावा बकरे के आवास के बारे में आपको लिखना है कि जो बकरे का आवास होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? पेन के नाम से जानते हैं। और बकरे का आवास ध्यान रखना, यदि खुला आवास है तो 15 से 16 फीट रखना चाहिए, यदि बंद आवास है तो 10 से 12 फीट इसका क्या होना चाहिए? आवास होना चाहिए। इसके अलावा आपको बकरे का यदि अच्छा मैनेजमेंट करना तो उसके गर्भकाल के बारे में पता होना चाहिए, उसके मध्यकाल के बारे में पता होना चाहिए, उसके मध्य चक्र के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो इसके अलावा यदि आप बकरियों का यदि बकरी उत्पादन कर रहे हो तो आपको उनके चिन्हित करने की जो विधि है, जिसका अंदर हम पेंटिंग का प्रयोग करते हैं भेड़ एवं बकरी के अंदर, तो उसका भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके अलावा बकरी के अन्य नाम कौन कौन से जो जनरल बातों के अंदर है, जैसे को एटीएम बोलते हैं, चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं, तो वो आ जाएगी। बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी? जकरा होता है। यदि और भी आप कोई अच्छी बात है जिनके बारे में जानते हैं तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगला आता है आपके छठे का दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको है जो मुर्गियों के जो बात करूं जीवाणु जनित रोग है, मुर्गियों के जीवाणु जनित रोग है उनके बारे में क्या करना? वर्णन करना। हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन के अंदर मुर्गियों के जो वायरस जनित रोग थे, जिसके अंदर हमने रानीखेत वगैरह देखे थे, फाउल पॉक्स देखे थे, तो उनके अंदर वर्णन था। ये हमारे कौन से जीवाणु जनित, उसके बारे में क्या करना? वर्णन करना। तो ये पहला रोग आता है आपका पुलरोम रोग। ये क्या होता है? तो ये हमारे एक जीवाणु होता है जिसका नाम है साल्मोनेला पुलोरम। इस नामक जीवाणु से क्या होता है? ये रोग होता है। इस बात करो तो इस रोग मुख्य रूप से युवा गर्मियों मुर्गियों को प्रभावित करता है। जो यंग मुर्गी होती है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके अलावा इसके लक्षण में भूख न लगना, दस्त, निर्जलीकरण, कमजोरी और मृत्यु भी इसके अंदर क्या होता है? शामिल होता है। इसके अलावा बात करो फाउल हिज्जा की, तो ये पास्टेला मल्टोसिडा नाम से एक बैक्टीरिया होता है, तो उसके द्वारा ये होता है रोग। और मुख्य रूप से वयस्क और परिपक्व मुर्गियां इसके अंदर क्या होती है? प्रभावित होती है। इसके लक्षणों को तीव्र सिप्टिस्मिया, अचानक मृत्यु और अच्छी उच्च गतिशीलता इसके अंदर क्या रहती है? शामिल रहती है। इसके अलावा नेक्रोटिक एंट्राइटिस नामक रोग होता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। ये भी जीवाणु द्वारा मुर्गियों के अंदर होने वाले एक रोग है। ये क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंज नामक एक जीवाणु होता है, उससे ये रोग होता है। ये बीमारी पाचन तंत्र, आंतों की जो परत होती है उसको क्या पहुंचाती है? आपका नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा माना जाता है कि संक्रमित पक्षियों के मल के साथ मौखिक संपर्क से भी क्या होती है? संपर्क में होती है। इसके अलावा मुर्गियों के अंदर और भी रोग होते हैं। मुर्गियों में होने वाले कुछ और रोग हैं, जैसे चेचक हो गया, इसके अलावा रानीखेत देखा, इसके अलावा ल्यूकोसिस हो गया। तो इन रोगों के बारे में आप जो थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल जीवाणु जनित रोगों के बारे में ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। अगला आता है कि जो पशुओं के अंदर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी से होने वाले रोगों के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो कैल्शियम से कौन से रोग होते हैं? तो कैल्शियम जो गाय और भैंस होती है उसके अंदर एक प्रमुख रोग होता है जिसका नाम है आपके मिल्क फीवर। मिल्क फीवर या दूध जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिया। ये क्या होता है? तो ये दूध जबर अधिक दूध जो देने वाले संकर गाय और भैंस होते हैं उनमें क्या होता है? आपका अधिक होता है। इसके अलावा इससे पशु ब्याने के 5 से 7 दिन के अंदर ये क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। इससे उपाप से रहता है, मेटाबॉलिक रोग भी रहता है, जो कि किसी पोषक तत्व की कमी से कारण ये क्या होता है? हमारा रोग होता है। इसका रोग कारक ये रक्त होता है सीरम में कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से रोग होता है। और सामान्य रूप से गाय और भैंस में क्या होता है? इसमें ये थोड़ा रोग ज्यादा देखने को मिलता है। इसका लक्षण क्या होता है? इसमें बुखार नहीं आता, बल्कि जो शारीरिक तापमान क्या होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो ये एकमात्र रोग है जिसके अंदर शरीर का तापमान क्या होता है? कम होता है। आगे बात करें तो रक्त सीरम में कैल्शियम का स्तर होता है वो 7 ml से कितना हो जाता है? 100 ml से कम होना। इसके अलावा पशु ब्याने के बाद काफी मात्रा में कैल्शियम खीस के साथ क्या निकाल देता है? बाहर।
आ जाता है। और खीस में रक्त में 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो खीस होता है उसमें ब्लड से कितना 12 से 13 गुना क्या होता है, कैल्शियम अधिक होता है। हड्डियों में शरीर को कैल्शियम जल्दी नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। इसका उपचार क्या करना चाहिए, तो इसका स्तन का जो करना चाहिए, उपचार करते थे स्तन के प्रथम उपचार इसका कि इस क्रिया में संपूर्ण दूध निकालने के बाद में जो थन होते हैं इसको, इस क्रिया में जो होता है संपूर्ण दूध निकालने के बाद उस पशु का जो थन होता है उसमें साइपन डालकर पंप द्वारा हवा या ऑक्सीजन चलाई जाती है। इसके बाद इसके जो थनों में चौड़ी टेप क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या नहीं निकले, हमारे बाहर नहीं निकले। इसके पश्चात आयरन की क्या कर देनी चाहिए, अच्छे से मालिश कर देनी चाहिए। और 1 घंटे पश्चात टेप क्या कर देते, खोल देते, जिससे आयरन पर क्या पड़ता है, दबाव के कारण कैल्शियम पूर्ण रक्त प्रणाली में क्या होता है, जाकर लवणों की कमी को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो इसका अंदर कुछ नहीं करते, जो पशु का जो थन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का दबाव देकर पंप द्वारा ऑक्सीजन चले जाते हैं और उसके बाद में संपूर्ण दूध निकालने के बाद में प्रक्रिया की जाती है। और पशु का जो थन होता है उसको जो चौड़ी टेप से उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिसके अंदर जो कैल्शियम होते हैं वो रक्त प्रणाली के अंदर वापस सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाती है। तो इसका जो क्या हो गया, हमारा ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना कि रक्त में कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट 500 ml का अंत सिरे इंजेक्शन आता है, वो भी आप जो पशु के लगा सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर, उसके अंदर दूसरा पूछ सका था एक फॉस्फोरस की कमी से होने वाला रोग। तो पशुओं के अंदर फॉस्फोरस की कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम क्या, हमारा पाई का रोग है। और ये जो पाई का रोग है इसके अंदर जो पशु होता है वो पॉलीथीन वगैरह, या मैं बात करूं कि पशु होता है वो मिट्टी खाने लग जाता है। क्या खाने लग जाता है, आपका मिट्टी खाने लग जाता है। तो ये हमारा उपापचय संबंधी रोग है। इसके अलावा उसके अंदर एक रिकेट्स पूछा हुआ था, और ये जो रिकेट्स होता है ये हमारे विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसके अंदर जो ऑस्टोमेलेशिया होता है, या मैं बात करूँ जो पशु होता है उसके अंदर हड्डियों के अंदर है जो विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 7 उसके अंदर इनके जो मैं बात करूँ नस्लों के बारे में पूछ रखा था। तो यहाँ पर 3-4 आपको ब्रीड दे रखी, जैसे नीली रावी हो गई, बारबरी हो गई। इसके अलावा मुर्गी की एक नस्ल दे रखी थी जिसका नाम था आइसोटोप। तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना। तो ये पहली जो नस्ल है वो हमारी किसकी है, भैंस की है, नीली रावी। इसका जो उत्पत्ति स्थान ओरिजिन पहले से बताऊँ तो पंजाब का फिरोजपुर स्थान, या जो फिरोजपुर जिला वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, आपका नीली रावी हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, इसको नीली रावी क्यों कहते हैं। इसके अलावा इसकी क्या क्या विशेषताएं, चैरिटोसिटीज क्या क्या उसके बारे में देखते हैं कि पंजाबी भैंस पंच कल्याणी के नाम से जानती है। कि इसके जो शरीर होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं 5 जगह शरीर पर। तो इसको उसको पंच कल्याणी नाम से जानते हैं। और वो धब्बे कहाँ पर पाए जाते हैं, चेहरे, माथे, थूथन, टांग और पूंछ पर क्या पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पंच कल्याणी कहते हैं। आंख सफेद रंग की क्या होती है, इसलिए इसकी जो आंख होती है उसको बोलते हैं वॉल आइज। क्या बोलते हैं, इसके आंख को वॉल आइज के नाम से भी जानते हैं। नर पशु को मुख्यतः गहरी जुताई और पडलिंग के काम में लेते हैं। जो पडलिंग जो धान के अंदर प्रमुख क्रिया की जाती है उसके अंदर इसका यूज लेते हैं। अयन सुविकसित होता है, गुलाबी धब्बे युक्त होते हैं, पूंछ लंबी होती है और जमीन को स्पर्श करते हुए इसकी क्या होती है, पूंछ होती है। इसका जो प्रथम ब्यात उम्र है, सॉरी इसकी जो उम्र की बात करूं औसत उम्र वो कितनी होती है, हमारी 40 से 48 माह इसकी होती है उम्र होती है। उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात इसका उत्पादन होता है। और इसके अंदर वसा कितनी होती है, 8% वसा होती है। आगे चलते हैं हमारे बारबरी नस्ल के बारे में। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारे यूपी और राजस्थान के अंदर वो भरतपुर वाला जो है स्थान माना जाता है। और ये किसके अनुसार है, तो ये NDPGR के अनुसार इसका जो उत्पत्ति स्थान माना गया है। और इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में एक और फैक्ट है कि ये पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया क्षेत्र के बर्बरा क्षेत्र भी इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो दोनों आपको यहाँ पर अथवा में जो लिख लेना। इसके अलावा इसका विशेषता क्या है कि इसका जो रंग होता है, रंग सफेद, लाल और कैसे होता है, पीले धब्बे युक्त होता है। विश्व की सबसे सुंदर नस्लों में ये आती है। इसके अलावा इसके कान छोटे और कैसे होते हैं, हिरण के जैसे होते हैं। सबसे हल्के शरीर भार वाली नस्ल है। कम जगह में बांध कर इसका क्या हो सकता है, पालन किया जा सकता है, अर्थात इसको स्टॉल फीडिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको शेर बकरी अर्थात सिटी गोट के नाम से भी इसको जानते हैं। अर्थात शहरों के अंदर जो पालने वाले सबसे अच्छी वेराइटी नस्ल है, ब्रीड है मुर्गी, सॉरी इनकी बकरियों की, तो कौन सी हमारी
बारबरी। इसके अलावा डेयरी बकरी के नाम से भी इसको क्या करते हैं, प्रसिद्ध है। बाहर 12 से 15 माह की अवधि में दो बार आपका स्थान है वह एक बार में जुड़ा बच्चे देती है, अर्थात 12 महीने से 15 माह की अवधि में दो बार क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, जो कि कहते रहते हैं आपके जुड़ा बच्चे देते हैं। इसके अलावा मांस धार्मिक उत्सव में भी क्या है, ये उपयोगी है। इसका जो मांस होता है वो धार्मिक उत्सव में उपयोगी है। इसके अलावा इसका जो शरीर बाहर है, मेल का बात करो तो 38 के जी और फीमेल में कितना होता है हमारा 23 के जी होता है। इसके अलावा एक मुर्गी की नस्ल के बारे में भी पूछा हुआ था, आइसोट्रोप करके। ये जो ये मुर्गी की नस्ल आइसोट्रोप, इसके बारे में इतनी जानकारी है कि ये जो मुर्गी की नस्ल है ये एक ऑस्ट्रेलिया की जो है नस्ल है। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की ये नस्ल है। तो ये आज की क्लास हमारी यही थी, यहाँ तक थी हमारी क्लास। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।